हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका ऊंची उड़ान में। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो टेस्ट का सिलसिला चलाया गया है, उसी टेस्ट के सिलसिले को हम लोग आंसर के फॉर्मेट में आपको डिस्कशन करवाते हैं। आंसर भी पहले आपको दिया जाता है, फिर डिस्कशन भी करवाया जाता है। तो उसी डिस्कशन का आज जो हम लोग शुरुआत किए हैं वो जीएस पोर्शन को और करंट अफेयर के पोर्शन को हम लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया। जीएस यहाँ मेरे बोलने का मतलब हो गया कि जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है, उसको प्लस करंट अफेयर को, इसमें दो टीम हम लोग लगे हुए हैं। एक जो करंट अफेयर होगा, ज्योग्राफी होगा और कुछ जो पॉलिटी का सवाल है उसको मैं सुमित सिंह आपको मैं सॉल्व करूंगा, और जो हिस्ट्री है और जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है वो आपको नितिन सर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले टॉपिक को देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा है एंथनी एल्बनीज़ किस देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी हाल में ही ये चर्चा में थे। हाल में चर्चा में इसलिए थे क्योंकि इन्होंने क्या किया कि अपने उम्र से 15 साल कम, यानी इनकी उम्र लगभग 60 साल की है, और इन्होंने अपनी उम्र से 15 साल कम हेडन से एक शादी किए थे, और इसी वजह से ये अभी चर्चा में थे। तो पूछ रहा है कि ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं कहां के? ऑस्ट्रेलिया के। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि बिहार डायरी पुस्तक के लेखक कौन है। बिहार डायरी पुस्तक के लेखक मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, आकाश कंसल, सामंत प्रताप, अशोक महतो और अमित लोढ़ा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमित लोढ़ा। अभी हाल में ही आप सुने होंगे, जानते भी होंगे कि अभी हाल में ही इसी बुक पे एक मूवी रिलीज की गई थी जिसका नाम था खाकी, जिसमें बिहार के जो खतरनाक गुंडे हैं या जो मतलब आप क्रिमिनल समझ लीजिए, उसको किस तरीके से पकड़ा और मारा जाता है, उसको किस तरीके से उसके साथ एक घटना घटती है, इसी पर ये आधारित है। अमित लोढ़ा पता होगा कि आपको आईपीएस रह चुके हैं और आईपीएस हैं भी अभी भी, उन्हीं पर आधारित ये मूवी बनाई गई है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 24 जनवरी को भारत रत्न के भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दोनों आप समझ लीजिए, यहाँ पे राष्ट्रपति को भी समझना है, प्रधानमंत्री को भी, मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए जाने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा कि आपसे पूछा है 24 जनवरी को, 24 जनवरी किनके, आप यूं समझ लीजिए कि मतलब उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, सी हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि 24 जनवरी 1966 जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके बनने के बाद, उनके शपथ लेने के साथ ही पूरे भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन को कैसे डेवलप किया जा सकता है, वुमेन को कैसे अपलिफ्ट किया जाता है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए एक स्पेशल डे के तौर पे मनाया जाने का प्रयास किया गया। और उसी में जो इंदिरा गांधी जो आपको दिख रहे होंगे, आपको पता होंगे कि भारत के ये तीसरे प्रधानमंत्री आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके डेथ के बाद 1964 में जब उनका डेथ हो जाता है, तो कुछ दिन के लिए, एक साल से थोड़ा सा समझ लीजिए ज्यादा, जो है हमारे क्या नाम है उनका, लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, उनकी भी अचानक डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी कमान संभालती है। अब यहां पर एक दो नाम और है, देख लीजिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। आप यूं समझो 2007 से 12 के कार्यकाल में इन्होंने अपना राष्ट्रपति का पद संभाला। द्रौपदी मुर्मू, आप यूं समझिए कि ये दूसरी महिला है, और आदिवासी महिलाओं में ये पहली महिला है। इनका कार्यकाल अभी 2022 जुलाई में पता होगा शुरू हुआ है। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम रह चुके 2 बार, और इन्हीं के आपको पता होगा कि अभी अभी हाल में इन्होंने जो काम किया पीछे, जिन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है, और इनको भी हाल में आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत रत्न, देखिए नेक्स्ट सवाल आपका आ गया उसी से संबंधित। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति को कुल कितनी राशि दी जाती है? राशि का बात करें तो कोई राशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न सम्मान देने के बाद एक मेडल दिया जाता है, और मेडल के बाद उनको जीवन भर बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन राशि के तौर पे कुछ नहीं दिया जाता है। ये परंपरा 1954 से शुरू हुआ। हर साल लगभग लगभग जो है वह 3 जो है व्यक्तियों को दिया जाता है, कोई जरूरी नहीं है। आप देखिए हाल में अभी 5 को दिया गया है। इस साल आप 2024 में देखें तो 5 व्यक्तियों का नाम घोषित किया गया है। 1954 में जब ये घोषणा किया गया था तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें श्री राजगोपालचारी थे, फिर उसके बाद आप आइएगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, फिर आप जाइएगा तो चंद्रशेखर थे, तो इनको दिया गया था। लेकिन 1955 के बाद मरणोपरांत भी ये परंपरा शुरू किया गया कि मरणोपरांत भी जो है, याद रखिएगा, मरणोपरांत कब शुरू किया गया था? मरणोपरांत जो शुरू हुआ वो मरणोपरांत शुरू हुआ 1955 में। और एक और चीज याद रख लीजिए, 2011 तक क्या था, 2011 तक
कि कुछ विशिष्ट क्षेत्र के लिए दिया जाता था, कला, साहित्य, विज्ञान, इन सब के लिए, लेकिन 2011 के बाद सारे क्षेत्र को ओपन कर दिया गया। कोई भी क्षेत्र जहां पर विशिष्ट कोई उपलब्धि हो, विशिष्ट कोई काम किए हो, तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ये माना जाता है भारत के व्यक्तियों के लिए। अगला सवाल आपका है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में भी कौन है। आपको पता होगा कि बिहार में भी उठापटक चली है सरकार की, तो सरकार के जब भी कभी उठापटक चलेगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष का पद है उस पर भी कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे पहले जो थे वो अवध बिहारी चौधरी थे, और अभी जो वर्तमान में बने हैं वो बीजेपी के एक मेंबर है नंद किशोर यादव, उनको बनाया गया है बिहार विधानसभा का अध्यक्ष। इसके अलावा आइए अगला, नेक्स्ट है कतर की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। आपको पूछ रहा है कतर की मुद्रा क्या है। मैं बता दूं आपको कि कतर की जो मुद्रा है वो रियाल है। कतर की जो मुद्रा है वो क्या है, रियाल है। अगर हम इसमें से आपको थोड़ा सा डिस्कशन एक सेकंड के लिए करें तो अन्य जो भी मुद्रा होती है, जैसे कि आपको कुछ और मुद्रा यहां पर दिख पा रहा होगा, जैसे रियाल के बाद जो आपको जो मुद्रा दिख रहा है वो है बेहद। बेहद जो है वो कहा जाता है कि वो थाईलैंड की है। बेहद जो है ये थाईलैंड की है, ठीक है। आपको इधर यहां देखिएगा एक डांग है और एक आपको ल्यू है। डांग की अगर हम बात करें तो डांग वियतनाम की है, डांग जो है वो आपको वियतनाम की है, और जो आपको ल्यू यहां पर दिख पा रहा होगा ल्यू रोमानिया की है। ल्यू कहां की है, रोमानिया की है। अगला, निम्नलिखित में से कौन नारू गणराज्य की राजधानी है। नारू गणराज्य की राजधानी जो है वो यारेन है। नेहरू की जो राजधानी है वो कहां है, तो वो यारेन है। अगर हम आपको बाकू का बात करें तो ये अजरबैजान की राजधानी है। अगर हम आपको वालेटा का बात करें तो ये माल्टा की राजधानी है। और तीसरा जो अंतिम जो आपको बच रहा है कौन सा, कैनबरा, ये तो आप जान ही रहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है। देखिए मनु भाकर अभी हाल में ही निशानेबाजी में इन्होंने रजत पदक जो है, मतलब तीसरा पदक जो होता है कांस्य पदक इन्होंने लिया है। और ये जो शूटिंग का इन्होंने, खास करके आप निशानेबाजी समझ ही रहेंगे, इसमें 10 मीटर के राइफल में, सॉरी पिस्टल में इन्होंने क्या किया था कि इन्हें अवार्ड ये दिया गया था। मतलब इन्होंने पूछा गया आपको किससे संबंधित है, निशानेबाज से संबंधित है। फिर हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले, याद रखिएगा हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले, हाँ सही है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले, अब क्या पूछ रहा है कि किस चीज को हाइड्रोल का हाइड्रेल कहा जाता है। याद रखिएगा जो ट्रेन चलती है ना हाइड्रोजन फ्यूल से, उसको हाइड्रेल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपको है यूसीसी से सवाल है, समान नागरिकता संहिता बिल को स्वतंत्र भारत में लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो अभी हाल में ही आप चर्चा सुने होंगे, ये पहला राज्य जो है वो है उत्तराखंड, यूसीसी। इसके बाद क्या होगा कि जितने भी धर्म के लोग हैं, जितनी भी जाति के लोग हैं, उन सबों के लिए एक समान कानून बन जाएगा। और हालांकि आपको एक बात बता दें, वहां की जनजाति के लिए ये समान नागरिकता संहिता नहीं लागू किया गया है, क्योंकि उनका जो अपना कल्चर है, उनका जो ट्रेडिशन है, उसको देखते हुए वहां पर ये लागू नहीं किया गया। ऐसे यूसीसी क्या है तो आप जान लीजिए कि यूनिवर्सल कॉमन एक मिनट, यूनिवर्सल सिविल कोड है, इसको यूसीसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आइए फिर हम बात करते हैं सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 किसने जीता। आपको पता होगा कि सैफ जो है ये एक साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, और ये 2024 में जो हुआ है इसके संयुक्त विजेता रहे हैं। संयुक्त विजेता मतलब क्या कि भारत और बांग्लादेश दोनों को ये दिया गया है। क्यों, क्योंकि दोनों की जो आप यूं समझ लीजिए कि पोस्ट था, गोल पोस्ट जो किया इन्होंने वो बराबर का रहा, इस वजह से दोनों ने एक एक की बराबरी की। फिर उसके बाद पेनल्टी आया, पेनल्टी में भी दोनों ने बराबर किया। एक चीज और समझ लीजिए कि सैफ जो है इसमें भारत 9 बार अभी तक का विजेता रह चुका है ना। और आंसर इसका भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। तो ये सवाल जो अभी तक हम लोग देखे ये करंट का सवाल था। अब हम आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी के सवाल की तरफ लेके चलते हैं, फिर ज्योग्राफी के बाद हम आपको थोड़ा सा जो है पॉलिटी का सवाल है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आइए हम लोग ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। यहां से आपका ज्योग्राफी का सवाल शुरू हो गया, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। जो कश्मीर घाटी आपसे पूछ रहा है वह किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बृहत हिमालय और पीर पंजाल, इसके बीच जो है वो कश्मीर की घाटी है। कश्मीर घाटी जो है पता होगा कि जम्मू कश्मीर आप जान रहे होंगे, और लद्दाख, ये जिसको सेपरेट कर दिया गया 2019 में, आपको पता होना चाहिए ये अब यूटी बन गया है दोनों, है ना, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख यूटी बन चुका है। तो उसी से ये संबंधित आपको यहाँ पर सवाल राज्य से था नहीं, लेकिन चूंकि पहाड़ क्षेत्र है, घाटी का क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र है, तो उसमें आपको पूछा कि जो दो पर्वत श्रेणियां उसमें कश्मीर घाटी किसके बीच में है, तो कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच हो जाती है। लद्दाख जास्कर के बीच में आपको सिंधु नदी देखने को मिल जाएगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार
क्षेत्रफल के हिसाब से देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? इसको ऐसे समझिए कि वन क्षेत्र जो होता है ना, आपको पता होगा कि हर साल इसका डेटा जो है वो प्रकाशित किया जाता है हर वर्ष कि भारत में वन क्षेत्र का रिपोर्ट क्या है, किस राज्य में कितना बढ़ा, किस राज्य में कितना घटा, कहां पर सबसे ज्यादा है, कहां पर सबसे कम है, ताकि हम इस पर काम कर सके, क्योंकि इन्वायरमेंट से संबंधित है। आपको पता होगा वन है तभी तो हमारा आने वाला जीवन है, नहीं तो वन नहीं होगा तो फिर जीवन नहीं हो पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष क्या होता है, रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। वन, इसमें आपको सवाल पूछा कि सबसे ज्यादा कहां है, तो अगर सबसे ज्यादा का बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में। आपको एक बात और बता दें, ये सीक्वेंस में ही आपका दिया हुआ है, देखिए ये 1 रैंक है, ये 2 रैंक है, ये तीसरा रैंक है, ये चौथा रैंक है, आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर सबसे कम पूछे तो हरियाणा में। अगर टोटल परसेंटेज आपको पूछ दे तो 21.71% है भारत में टोटल वन 2021 के हिसाब से, जो कि कुल अगर आपको भौगोलिक क्षेत्रफल का बात करेंगे तो 721 वर्ग किलोमीटर में स्क्वायर वर्ग 721 लाख वर्ग किलोमीटर में आप इसको समझ लीजिए कि टोटल फैला हुआ ये एरिया है। इसके बाद पूछा अगला सवाल, भारत रत्न प्राप्त एम एस स्वामीनाथन अभी हाल में ही 2024 में ही इन्हें अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2024 में पता होगा 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, तो उनमें से एक ये भी है एम एस स्वामीनाथन। 1966 में किस देश के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए गेहूं के संकर बीज को विकसित किया? तो ये याद रखिएगा, मैक्सिको से। 1960-70 के आसपास की ये घटना है जब भारत में हरित क्रांति को लाया गया था। आपको पता होगा हरित क्रांति का जनक भी इन्हें कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति इसलिए लाया गया क्योंकि भारत में उस साल या उस समय खास करके 60 से 70 के बीच में बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा था, क्योंकि भारत के पास अन्न का भंडार नहीं था, क्योंकि उत्पादन ही ज्यादा नहीं होता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संकर बीज, जिसको आप हाइब्रिड के नाम से भी जानते हैं, उसको डेवलप करने के लिए एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया कि मैक्सिको से खास करके जो है वो मंगवाया बीज, और भारत में जो थे उन दोनों को मिला करके हाइब्रिड बनाया, और जिसके बाद आपको पता होगा कि गेहूं और चावल की उत्पादकता में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको हो जाएगा। फिर पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? देखिए अगर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो है कच्छ का रण, यानी कि जैव मंडल क्षेत्र जिसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 18 है। सबसे बड़ा रन ऑफ कच्छ है और सबसे छोटा नौकरेक है। इसके अलावा सुंदरवन डेल्टा भी जो आप जान रहे होंगे वो भी एक बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये इंटरनेशनली आपको पता होगा यूनेस्को के द्वारा मान्यता इसको दी जाती है, जहां पर पूरी तरीके से वर्ल्ड लेवल पे सुविधाएं वो अवेलेबल हो, इससे संबंधित बात की जाती है। अगर हम इसके एग्जैक्ट लंबाई चौड़ाई का अगर हम आपको बात करें तो लगभग जो है ये कहा जाता है कि 12454 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 12454 स्क्वायर किलोमीटर में। मन्नार की खाड़ी लगभग 10,500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ। अब अगला सवाल है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन के वितरण, पता होगा तो ऑपरेशन फ्लड, जो कि श्वेत क्रांति के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, श्वेत क्रांति के नाम से भी। इसमें इसके बाद क्या हुआ कि दुग्ध उत्पादन और दूध से संबंधित जो वस्तु उसके उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि देखने को, जैसे हरित क्रांति आप देखते हो वैसे यहाँ पे श्वेत क्रांति हो जाती है। फिर उसके बाद अगला सवाल है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है ना। ये सब आपका फैक्चुअल सवाल है, इसमें दिमाग लगाने की कोई खास आवश्यकता है नहीं। कहां पर है? तो ये मुंगेर, बिहार के मुंगेर जिला। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा ये पूर्णिया है। फिर उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था में या संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1900, इसको ऐसे समझ लीजिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें 73वां भी हुआ और साथ ही साथ 74वां भी हुआ। इन दोनों संविधान संशोधन में कई परिवर्तन किए गए, जिसके बाद हर 5 साल के बाद चुनाव होने लगा। महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दी गई, लोअर क्लास के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया, अलग से इलेक्शन कमीशन लगा दिया गया। उसके अलावा आप समझिएगा तो जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, मतलब लोअर क्लास को, मतलब लोअर जो गवर्नमेंट है उसको भी पैसा तो मिलना चाहिए ना, इन सब चीजों का संशोधन 73वां और 74वां किया गया। 73वां जो था वो पंचायत राज के लिए था, और ये जो था ये आपको शहर, जिसको आप नगर पालिका बोलते हैं, उसके लिए था। तो पूछा क्या गया आपसे कि उम्र कितना निर्धारित किया गया? तो ये 21 साल। 25 साल जो है ये आपको लोकसभा का चुनाव और, एक मिनट रुक जाएगा, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अगर आप लड़ना चाह रहे हैं तो आप
25 साल के कम से कम होने चाहिए। अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। अगला सवाल है आपका पंचायती राज से संबंधित है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता ही आप यूं समझ लीजिए कि फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज का। इसके अलावा एक और सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है? प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को कहा जाता है ना। इन्हें प्रथम विधि अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। जनहित याचिका दायर कहां की जा सकती है? जनहित याचिका दायर आप उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों जगह पर जनहित याचिका कर सकते हैं। 1960-70 के बाद खास करके जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो अपनी आवाज को नहीं उठा सकते हैं, या फिर पर्यावरण से संबंधित कोई बात हो जिससे हमारे पर्यावरण को लॉस हो, तो ऐसे कंडीशन में उनकी बातों को, उनकी आवाजों को जनहित याचिका के माध्यम से, जिसको पीआईएल के नाम से भी जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ताकि पब्लिक के अवेयरनेस की और बात की जा सके, इससे संबंधित जो है वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में आप पीआईएल कर सकते हैं। तो ये सवाल हो गया। और एक और सवाल आपका बन रहा है, एक सवाल और आपका बन रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार की बात की गई। तो आपको 324, 325, 326, 327 ये सब का जो आपको बात कर रहा है ना, दिमाग बैठा लीजिए, सब चुनाव संबंधित बात कर रहा है, ठीक है। और ये जो वयस्क मताधिकार का बात है वो 326 में की गई है। तो ये था आज का सवाल। बाकी जो अभी सवाल है हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का, वो अभी आपसे नितिन सर आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नितिन सर से। आइए सर। एक मिनट रुके रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। अभी तक हमने देखा सुमित सर हमारे करंट अफेयर्स, उसके बाद इन्होंने ज्योग्राफी और पॉलिटी को देखा। अब हम चल रहे हैं देखने हमारे हिस्ट्री के और इकोनॉमिक्स के पोर्शंस को, राइट। चलिए तो ज़्यादा देर न लगाते हुए हम शुरुआत करते हैं, शुरू करते हैं इतिहास के सवालों की। भाई सबसे पहला सवाल क्या रहा हमारे सामने? सबसे पहला सवाल कि हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? क्योंकि इनके पास अपनी नगर योजना यानी कि ग्रिड जाल पद्धति थी। इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। इनका जो नल निकासी है वो काफी विशिष्ट, अलग तरीके का, काफी बेहतरीन, या फिर इनमें से सभी। तो हम एक एक करके जरा सारे ऑप्शंस को देखते हैं। अगर हम बात करेंगे सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की, अगर हम बात करें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर शहरों में कुछ इस तरीके से, है ना, सड़कों का जाल बिछा हुआ था। कुछ इस तरह से सड़कों का जाल था। यहाँ पर सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काट रही है। तो हम कहेंगे कि ये पूर्णतः क्या है? एक ग्रिड पैटर्न है, ग्रिड प्रणाली है, जाल प्रणाली है। यहाँ के अगर हम भाव चित्रात्मक लिपि की बात करें तो यहाँ पर जो भी मिला हमें, उसमें सिर्फ हमें क्या मिले? लगभग 400 चिन्ह आसपास मिले, 400 चित्र के आसपास मिले, जिन्हें अभी तक बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। अगर हम बात करें जल निकासी व्यवस्था की, तो आपको यहाँ पर एक जगह देखने के लिए मिलेगा, लोथल। क्या मिलेगा? एक जगह आपको देखने के लिए मिलेगी, लोथल। जी हाँ, इस लोथल में क्या मिला है भाई? आपको लकड़ी की नाली आपको मिली है। लकड़ी की नाली ये लोग बनाया करते हैं, ठीक है। कहां से? लोथल से। चलिए अब अगला जो सवाल है हमारा कि 38 नंबर, किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा सबसे अच्छी माँ, देवी तमा सबसे अच्छी देवी, नदी तमा सबसे अच्छी नदी कहा गया है? यहाँ दोस्तों इसका आंसर होगा सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? देवी तमा, माते तमा और नदी तमा। अगर हम बात करें सिंधु की, तो सिंधु को हिरण्यवती कहा गया है। अगर हम बात करें
सिंधु की, तो सिंधु को क्या कहा गया है? हिरण्यवती। ठीक है। अगर हम बात करें झेलम, झेलम को वितस्ता कहा गया है, और यमुना को यामी कहा गया है, यमुना को यामी। ठीक है, तो ये रहे सारे सब। चलिए अब हम आगे की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या है? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? जी हाँ दोस्तों, तो भाई आपको पता है कि ये जो गया है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद ये जो राजगृह है, यहाँ पर सबसे पहला क्या किया गया था? बौद्ध संगीति की गई थी, है ना। और हम बात करें कहाँ पर, ये श्रावस्ती की बात करें कि सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने दिया श्रावस्ती में। देखिए दरअसल ये महात्मा बुद्ध जो है ना, इनका जो सबसे अधिक क्या है? वर्षावास है, वर्षावास सबसे अधिक कहाँ पे हुआ? श्रावस्ती में। तो सबसे ज्यादा वर्षावास यानी रहने की बात है ना जी, सबसे ज्यादा रहने की बात होगी कहाँ पर? श्रावस्ती में। जहां रहेंगे सबसे ज्यादा, वहां पर आपके शिष्य भी होंगे सबसे ज्यादा। अच्छा, जहां पे आपके शिष्य सबसे ज्यादा है, वहां आपको बोलना भी सबसे ज्यादा पड़ेगा, यानी आपको उपदेश भी देना सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो भाई सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ अगला सवाल देखें। भाई मगध में प्रथम ब्रह्म राज किसने स्थापित किया? भाई ब्राह्मण राज किसने स्थापित किया? राइट, इसका जो सही आंसर है वो होगा पुष्यमित्र शुंगा। दरअसल ये पुष्यमित्र शुंगा जो क्या था, ये एक तरीके से ये ब्राह्मण थे। ठीक है, ये कौन थे? ब्राह्मण, है ना। पुष्यमित्र शुंगा ने क्या किया था कि मौर्य के अंतिम राजा, मौर्य के अंतिम जो राजा थे जिसका नाम था बृहद्रथ था, क्या था? बृहद्रथ, इसी की हत्या की। और इसकी हत्या के बाद चूंकि ये ब्राह्मण था तो हम कहेंगे ब्राह्मण राज आ गया। अच्छा, अगर हम बात करें मौर्य से पहले, तो मौर्य से पहले जितने भी वंश आपको दिखाई देंगे मगध या इन सारे क्षेत्रों में, है ना, उन सभी जगहों पर आपको कौन दिखाई देंगे? या तो बौद्ध धर्म सर्वाधिक दिखाई देगा या फिर आपको जैन धर्म सर्वाधिक दिखाई देगा। ठीक, ये जब जिस समय पुष्यमित्र शुंगा आए उसके बाद से इन्होंने क्या किया भाई? अपने ब्राह्मण राज की बात की। ठीक है, और इसके बाद चूंकि अब ब्राह्मण से, अच्छा ब्राह्मण है तो क्या करेंगे? ये वैदिक, क्या करेंगे भाई? वैदिक धर्म को मानेंगे, है ना। तो हम कहेंगे कि जिस समय पुष्यमित्र शुंगा जिस समय आया, है ना, इसके बाद का जो समय है वो वैदिक पुनर्जागरण काल है, वैदिक पुनर्जागरण काल, है ना। ठीक है, क्योंकि इस समय क्या है? फिर वापस से वेदों की बात की गई थी। ठीक, चलिए अगला सवाल है कि नगरों का जो क्रमिक पतन है वो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? नगर जो पहले हुए थे, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हमारी क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद हमने देखा पूरी तरीके से किस समय में, कौन सा ऐसा समय आया जब पूरी तरीके से वो नगर का स्ट्रक्चर खत्म हो गया, तो वो समय था हमारा गुप्त। दरअसल गुप्त राजवंश का जिस समय अंत आया, है ना, इस राजवंश के अंतिम के समय की हम बात अगर करें तो इस समय यहाँ पर इनको अयोग्य उत्तराधिकार देखने के लिए मिले। अब अयोग्य उत्तराधिकार देखने के लिए जैसे मिला तो भाई अब ये क्या है? ये इतने अयोग्य थे कि इन्होंने वेतन के बदले जमीन यानी कि भूमि देनी शुरू कर दी। वेतन के बदले भूमि, यानी कि इसे हम सामंतवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामंतवाद। तो सामंतवादिता की जो बात कहेंगे हम, किसने किया भाई? गुप्त। और यही सबसे बड़ा कारण रहा। हुआ ऐसा कि जगह जगह पर भाई, जो जगह जगह पर क्या है, सामंत लोग खड़े हो गए, है ना। अब ये भाई जिसकी जमीन, ये इतने दूर का सामंत, ये भाई इस एरिया का सामंत। अब इन लोगों को लगा जैसे ही यहाँ जो गुप्त राजा है ना जी, अब ये राजा जैसे ही कमजोर पड़ा, ये इन्होंने कहा कि भाई अब ये हमारा एरिया हो गया, अब हम इस जगह के राजा हो गए। ठीक, अब ये अपना अपना एरिया लेकर के ये लोग क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर हमने देखा कि केंद्रीय नगरीय प्रणाली जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त होती नजर आ रही है। कहाँ पर? हमारे गुप्त साम्राज्य के समय। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ देखते हैं। अगला जो सवाल है, हाँ, हक ए शर्फ यानी कि सिंचाई कर लगाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा था? है ना, दिल्ली सल्तनत का वो राजा जिसने क्या किया है? हक ए शर्फ यानी कि सिंचाई कर लगाए। ठीक, तो उसका नाम था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। और ये फिरोज शाह तुगलक है कौन? ये भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी के चचेरे भाई, है ना। इस मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग जूना खां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूना खां। अच्छा, इसी जूना खां के नाम पर ना इसी फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बसाया जिसे हम कहेंगे जौनपुर। क्या कहेंगे? जौनपुर। ठीक है, ये बाद में आगे चल करके ये फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? एमबीटी के जितने भी काम थे उसके जस्ट अपोजिट का काम करता है। ठीक, अच्छा, इस समय ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? जिस समय ये गद्दी पर आए उस समय कुल मिलाकर के 24 प्रकार के कर थे।
कितने 24 प्रकार के कर। इन सारे करों को हटा करके इसने सिर्फ 5 कर लगाया, और इस 5 कर में एक आपका जजिया भी है। क्या है? जजिया। और ये जजिया, ये फिरोज तुगलक ये पहला ऐसा क्या था, शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। आप जानते हैं ये जजिया एक क्या है, गैर इस्लामिक कर है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे की तरफ देखें। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कुतुब मीनार जो बनाई गई, ये बनाई गई कुतुब दीन बख्तियार काकी के, इनकी इसमें है ना। बनवाने वाले कौन थे? बनवाने वाले भाई साहब थे ऐबक। ठीक है, अच्छा ये भाई साहब ऐबक ने क्या किया, आधारशिला रखा। बाद में इसके आगे चल के काम किसने कराया? अल्तमस भाई साहब ने इसका काम किया। ठीक है, कहानी फिर और आगे चलेगी। चलिए हम देखें यहाँ पर, हाँ इस जो इसके बाहर जो प्रवेश द्वार है, बिल्कुल फैक्चुअल सवाल, इसको हम कहेंगे अलाई दरवाजा। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम अगले सवाल की तरफ चले। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने सबसे पहले बहमनियों से गोवा छीना? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन होगा हमारा हरिहर सेकंड। दरअसल अगर हम विजयनगर की बात करें तो इस नगर के जो संस्थापक थे वो हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम थे, ये दोनों भाई। और ये दोनों कहाँ से थे? आपके संगम वंश के थे। और इन्होंने 1336 ईस्वी में क्या किया था, इसकी स्थापना करी थी, विजयनगर की स्थापना करी थी। और ये विजयनगर आपको 1565 कब 1565 में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, है ना। यहाँ पर हमने देखा कि इस पर पूरी तरीके से खत्म। इसमें क्या हुआ कि जिस समय हरिहर द्वितीय आए, ये भाई साहब थोड़ा तेज हो गए, है ना, बेसिकली पहले से ही रहता है। इन्होंने क्या किया, बहमनियों से गोवा छीन लिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ, अगला सवाल। भाई निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? हम जानते हैं कि हिंदी का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन थे? रामानंद। अच्छा ये रामानंद कौन थे? ये रामानंद जी ये कबीरदास के गुरु जी हुआ करते थे, है ना। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया, हिंदी का प्रयोग अपनी रचनाएं जो थी, कविताएं थी, कहानियां थी, वो सारी किसमें किया, हिंदी की बोली में करना शुरू किया, ताकि लोग बागी से बहुत अच्छे से समझ सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक? सवाल एक बार समझेंगे, सवाल है समर्थक, सवाल है जनक की नहीं। जब बात जनक की जाएगी तो याद रखना है मेटकाफ। मेटकाफ ये कौन था? ये जनक। लेकिन अगर बात करें समर्थक की तो उसका नाम था कौन? हेस्टिंग, है ना। ये हेस्टिंग भाई साहब था। इसने क्या किया था, ये हेस्टिंग ने, दरअसल इसने प्रेस पर से सारे प्रतिबंध समाप्त किए, प्रतिबंध समाप्त कर दिया। और इसके बाद क्या कर दिया, कुछ नए नियम बना दिए। किस लिए भाई? प्रेस को कंट्रोल करने के लिए। और बोला कि भाई साहब क्या करना है आपको, है ना, एक आप जो पहले से जो प्रेस के ऊपर जो सेंसरशिप लगा था कि आप ये सब चीज नहीं छाप सकते, ये नहीं कर सकते, वो थे, इन सारे नियमों को इसने थोड़ा हल्का किया, नया नियम बनाया, कहानी आगे चली। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। भाई जौनपुर राज्य का अंतिम शासक, जी हाँ दोस्तों जौनपुर, अभी हमने जस्ट बात करी, जौनपुर किसके नाम पर रखा गया? जूना खां के नाम पर रखा गया, है ना। इस जूना, ये जो जूना खां है सब भाई साहब हमारे, इन इसका किसका नाम है भाई? मोहम्मद बिन तुगलक का, है ना जी। ऐसे इसको बसाने वाले कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, है ना। तो हम कहेंगे फिरोज तुगलक ने बसाया। लेकिन इसके जो अंतिम, तो क्या है, सबसे अंतिम इस शहर को बसाने के बाद जो सत्ता यहाँ पर आई उसे हम कहते हैं जौनपुर सल्तनत, है ना। और इस जौनपुर सल्तनत का अंतिम राजा था, वो था हमारा हुसैन शाह। इसे बहलोल लोदी ने हरा करके क्या किया, वहां पर अपनी सत्ता का भी। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं कि भैया हमारे भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी क्या है? फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक, इसे हिंदी में निस्पंदन सिद्धांत भी कहा जाता है। निस्पंदन सिद्धांत भी कहा जाता है। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर फिल्टर वाली बात हो रही है। बोले हाँ, फिल्टर यानी कि छानना। बोले हाँ, इसमें क्या कहा, इसमें अच्छा ये कहा किसने, पहले ये जान लीजिए। कहा भाई मैकाले साहब ने, है ना। और मैकाले ने क्या किया, इसने फिल्टर दिया। इसलिए कहा कि भाई जो सबसे पहले उच्च वर्ग है ना, भारत में जो शिक्षा होनी चाहिए वो उच्च वर्ग, और उच्च वर्ग से शिक्षा छन करके कहा आपके निम्न वर्ग की तरफ जाएगी, है ना। ये बात कही किसने? हमारे मैकाले ने। ठीक है, अच्छा मैकाले भाई साहब, मैकाले भाई साहब जिस समय क्या करेंगे, ये कौन है? तो भारत के शिक्षा, है ना,
व्यवस्था के, हम कहेंगे कि भारत के जो शिक्षा व्यवस्था है इसके हम इनको जनक के रूप में, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के जनक के रूप में हम इनको मैकाले भाई साहब को देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला, जब क्या है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जी दोस्तों, ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो हम यहाँ पे लिखते चलते हैं जो हमारे महात्मा गांधी जी थे ये बने थे कौन भाई 1924 में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पटेल जी की हम बात करेंगे, पटेल हमको दिखाई देंगे 1930 में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू हमको दिखाई देंगे 1929 में, 1936 में और 1937 में, है ना। अब एक चीज बताइए, क्या इस तीनों में ही भारत को आजादी मिली? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, जीबी कृपलानी। और जीबी कृपलानी को बनाया गया था 1946, कब? मेरठ, है ना, मेरठ अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और इसी समय में, चूंकि इन्हीं के पीरियड में क्या हुआ था, देश हमारा आजाद हुआ था। कब हुआ था भाई? 47 में तो आजाद हो गए थे, है ना जी, 1947 में हम लोग आजाद हो गए थे। तो गद्दी पर कौन थे भाई इस समय? कांग्रेस की अध्यक्ष की गद्दी पर कौन थे? हमारे जीवी कृपलानी। इन्होंने आगे चल करके किसान मजदूर सभा प्रजापति पार्टी भी बनाई। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल, 50 नंबर सवाल क्या है कि भाई 12 दिसंबर 1911 को किस कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया? जी हाँ दोस्तों, बंगाल विभाजन का आपको पता होगा कि 1905 में होने वाला क्या था भाई, यहाँ पर बंग भंग हुआ था, है ना जी, बंगाल क्या हो गया था, विभाजन कर दिया गया था। लेकिन इसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखाई दिए, जिसका रिव्यू करने के लिए, है ना, इन्होंने अरुंडेल को क्या किया, इनकी एक कमेटी बनाई और बोला कि भाई इस पर रिपोर्ट दो। और ये भाई साहब क्या करते हैं 1911 में अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं और रिपोर्ट में कहते हैं कि नहीं, ये जो आपने काम किया ना, ये भाई साहब ये ठीक काम नहीं किया हो ना, ये बहुत गड़बड़ काम कर दियो। बाद में इस बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़े। हमारा क्या है अगला आज का सवाल, चलिए ये रहा सवाल, एक वर्ष में स्वराज, या एक वर्ष के भीतर क्या कहते हैं, स्वराज की प्राप्ति का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा असहयोग आंदोलन। दरअसल दोस्तों क्या होता है कि 1920 में भाई साहब इस समय में एक आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है, असहयोग आंदोलन। अच्छा, इस समय असहयोग आंदोलन में ना थोड़ा बहुत सपोर्ट इन्होंने खिलाफत आंदोलन से भी क्या किया था, लेने की कोशिश की थी। ठीक, तो उन दोनों को मिक्स करने की कोशिश की थी। वो बोला था कि जब सब साथ आएंगे तो हमारा देश क्या होगा, हम जब सारे साथ मिल जाएंगे तो हमें स्वराज मिल जाएगा। ठीक, लेकिन होता यह है दोस्तों कि 1922 में हो जाती है इस समय चौरी चौरा घटना। जानते हैं चौरी चौरा में, है ना, पुलिस वालों को क्या कर दिया जाता है भाई, घुस कर पूरा थाना फूंक दिया जाता है। ठीक, बेसिकली उनकी गलती थी। उसके बाद हमारे लोगों ने, हमने रिस्पॉन्ड किया। इससे हमारे महात्मा गांधी जी क्या हो गए, बहुत दुखी हो गए और कहा कि भाई अभी जो हम सत्य अहिंसा की बात कर रहे हैं और तुम लोग घुस करके थाना फूंक दे रहे हो, नालायकों हैं, तुम लोग अभी तैयार ही नहीं हो। भाई साहब ऐसा ऐसा आजादी मिलेगा, है ऐसा ऐसा को आजादी मिले, पता चले देश फूंक दे। बोला रुक जाओ, अभी नहीं, अभी थांबा, है ना जी, अभी इंतजार करो, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। ये बात हमारे यहाँ गांधी जी के द्वारा कही गई और उसके बाद इसको वापस भी ले लिया गया। ठीक है, चलिए अब अगला शुरू करते हैं। गया जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण 1783 में किसने कराया? यह बिल्कुल फैक्चुअल सवाल। अच्छा, यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकता है, पहले आंसर जान लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अहिल्याबाई होलकर जी। 1783 में अहिल्याबाई होलकर ने ही क्या किया, यहाँ पर एक मंदिर बनाया। अच्छा, जो लोग बिहार स्पेशल की तैयारी कर रहे होंगे ना, वहां पे एक सवाल आपको बन जाएगा कि भगवान विष्णु का विष्णुपद मंदिर किस जिले में स्थित है, या ये भी सवाल बन जाएगा कि गया जिले में भगवान विष्णु से संबंधित कौन सा मंदिर है। ठीक, भगवान, जगह, मंदिर और स्थान, ये तीन चार चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। आगे की तरफ क्या है, प्रथम भारतीय गवर्नर, हाँ, गवर्नर हाउस ऑफ लॉर्ड्स तथा प्रीवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई पहला भारतीय, जिसे गवर्नर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना, जो वहां की, भाई साहब वहां पर भी जाकर के बैठ के चले आओ, ये क्या हो गए, है ना, ये प्रीवी काउंसिल में भी क्या हो गए, शामिल हो गए। ये जो थे, ये थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दरअसल ये भाई साहब जो है ना, इतने खतरनाक इंसान, ये वकील, है ना, ये क्या थे, पेशे से वकील थे। और ये भाई साहब जिस समय बहस करते थे तो अच्छे अच्छे अंग्रेजों का ना दांत खट्टा हो जाता था, भाई समझ नहीं आता था, भैया अरे कहाँ पकड़ के लेकर के, राइट। तो ये वो इंसान थे, इनकी पर्सनैलिटी में हमने देखा क्या चीज की, हमारे इन्होंने क्या किया गया, इनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता दी गई। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे हमारे 1930 में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना
भाई इसकी अध्यक्षता किसने की, है ना, पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की, तो हम जान लेते हैं आंसर जो होगा हमारा सर अली इमाम होगा, ठीक है ना जी। अच्छा, ये सर अली इमाम, ये जो पटना स्वदेशी लीग है, इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें क्या किया गया। इसमें है विदेशी वस्तुओं का, है ना, जो विदेशी वस्तु है, कहा गया कि भाई विदेशी वस्तु का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे हमारे किस चीज का, हमारी जो स्वदेशी वस्तु है, इन सारी चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा पटना स्वदेशी लीग, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि शुरू है इकोनॉमिक्स, है ना जी। चलिए तो इकोनॉमिक्स का जो सवाल है, सवाल नंबर, हाँ जी, यहां से शुरू होता है सवाल नंबर 67, 67 नंबर सवाल से। ये रहा इकोनॉमिक्स। भाई बिल्कुल सीधा सीधा एक सवाल दिया गया, क्या चीज की, भारत में सीमांत कृषि जो भूमि का आकार है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। और इसमें अगर बात करें कि सीमांत कृषि में कि भाई कृषि जोत जो है ये कितना होता है, तो जिसके पास भी 1 एकड़ से कम जमीन है, किसके पास 1 एकड़ से कम जमीन है, हम उसे कहेंगे सीमांत कृषि भूमि, ठीक है। चलिए अगला सवाल भाई, किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। पहले आपको पता है भारत में जो बैंक हुआ करते थे, है ना, जो पहले जो बैंक वगैरह हुआ करता था, तो सबसे पुराना बैंक हम कहेंगे वो हमारा अवध कॉमर्शियल बैंक है। भारत का सबसे पुराना बैंक जो है वो अवध कॉमर्शियल बैंक। फिर इसके बाद हमने देखा क्या चीज, हमारी इंपीरियल बैंक दिखाई दिया। अच्छा, इंपीरियल बैंक को भी आगे चल करके कौन, हमारे गोरेवाला समिति ने कहा कि भाई ये काम करो, अब इंपीरियल बैंक में थोड़ा सा बहुत सुधार करने की जरूरत है, और इसको क्या है, एक नया नाम हम थोड़ा बहुत दो, राइट। तो वो थे कौन, हमारे गोरेवाला साहब, ठीक। इन्हीं के अध्यक्षता में जो समिति बनी, इसने रिपोर्ट किया, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि इंपीरियल बैंक को अब थोड़ा अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, तो इसमें क्या करिए, नाम वगैरह चेंज करके थोड़ा काम वगैरह सुधार करने की कोशिश इसमें की गई थी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो ये सवाल नंबर क्या है, 69, है ना जी। 69वीं नंबर सवाल का ये, संयुक्त राष्ट्र, है ना जी, यूएन मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, भाई ये सॉरी किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो हम बात करेंगे इसकी जो विकास का जो श्रेय जाता है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक चौधरी, है ना, कभी कभी इनका पूरा नाम भी अगर आ जाए, यहाँ घबराना नहीं है, महबूब उल हक चौधरी जी हैं। इन्होंने क्या किया था कि मानव विकास में कौन कौन से आयाम रहेंगे, कौन कौन से डायमेंशंस रहेंगे, और उन सारे जो आयामों को एक लिस्टिंग करके, है ना, और इन्होंने ही क्या किया था, वो तकनीक दिया था, पता लगे कि हाँ इतने इतने पॉइंट्स हैं, इन्हीं सारे पॉइंट से हम पता लगाएंगे कि हाँ कोई भी देश कहीं का भी वो कितना खुशहाल है, कितना वहाँ विकास हो रहा है ना, ये सारी बातें हम लोग। चलिए अब अगला 70 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गरीबी की संस्कृति, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बार बार पूछा गया फैक्चुअल क्वेश्चन है कि गरीबी की संस्कृति याद रखना है 1960 में किसने प्रस्तुत की थी, हमारे ऑस्कर लुइस ने, है ना जी, हमारे ऑस्कर भाई साहब ने किया, ठीक। चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 71 क्या है भाई, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय, खाद्य और कृषि संगठन, पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका जो क्या है, जो मुख्यालय है वो कहाँ है, रोम में, ठीक। अच्छा जरा एक एक करके बात कर लेते हैं। जकार्ता, जकार्ता में आपको आसियान देशों का सम्मेलन यहाँ मिलेगा, यहाँ पे आपको आसियान मिल जाएगा। एक की हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हमें मिल जाएगा। हम जेनेवा की बात करें, है ना, जेनेवा में हमको क्या मिल जाएगा, जेनेवा में हमको मिलेगा विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, और इसके साथ साथ आपको रेड क्रॉस भी मिलेगा। जानते हैं हम लोग रेड क्रॉस जो कि काम करती है किसी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो इसका यहाँ पर आपको देखने के लिए मुख्यालय मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या है हमारा आज का अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य कार्य क्या हैं, है ना, जो आईएमएफ है इसका मेन काम क्या है, इसका काम है वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था की निगरानी करना, इसका काम है अल्प विकसित और जो अल्प विकसित देश है इनको आवश्यकता वाली वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुहैया, मतलब ये क्या करते हैं, विदेशी विनिमय मुहैया कराते हैं। क्या ये अल्प विकसित और विकास देशों के क्या करते हैं, अल्पकालीन विकास सहायता मुहैया कराते हैं, या इनमें से कोई नहीं जी। आईएमएफ का जो काम है दोस्तों वो ये है कि वैश्विक मौद्रिक और
वित्तीय व्यवस्था की निगरानी करना कि किस देश में कितना पैसा जाएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कौन सही तरीके से पैसे कमा रहा है, कौन गलत तरीके से पैसे कमा रहा है ना। और पाकिस्तान तो हमेशा ब्लैक लिस्टेड ही होता रहता है जी इन सब चीज़ों में, राइट। चलिए अब जो है हमारा अगला सवाल वो क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो हम बात करेंगे दिल्ली, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी और लक्षद्वीप की। तो जो सबसे ज्यादा है वो है हमारे लक्षद्वीप, लगभग कितना 92% के आसपास। और अगर पूछ दिया जाए सबसे कम तो याद रखना है दादर, दादर एवं नगर हवेली, नगर हवेली, यहां पर लगभग 70% के आसपास साक्षरता देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है सवाल नंबर 74 और 75 है ना जी। क्या है ये सवाल देख लेते हैं। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ किसके दौरान दिया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसी में बात की गई थी, क्या चीज की भाई? गरीबी हटाने की बात कही गई थी। अच्छा, इस समय में ना इंदिरा गांधी भी थी। अच्छा, इसी नारे को आगे चल करके इनके पुत्र कौन भाई? हमारे राजीव गांधी भी देखने के लिए मिलेगा। राजीव गांधी भी कुछ इसी टर्म पर काम करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारा आज के जीएस के अंतिम सवाल की। भाई विश्व में सबसे पहला जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसका संचालन किस देश में किया गया है ना? तो इसका जो सही आंसर है वह है जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, ये जर्मनी जो है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। अच्छा, कमेंट बॉक्स में जरा जल्दी से बताइए कि हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है इसे क्या कहा जाता है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले किसने करी है? जर्मनी ने कर दी है। इसका मतलब यह है कि अगर हाइड्रोजन से अगर ट्रेन चलेगी इसका मतलब फ्यूल पेट्रोलियम पर हमारी क्या होगी? हमारा जो हमारी निर्भरता है पेट्रोलियम पर काफी कम हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर पाएंगे? एक बेहतर रिसोर्स है ना, क्योंकि पानी वही सब जगह लगभग अवेलेबल है, तो ये एक अच्छा रिसोर्स है। इस पर हमारे देश के बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहे हैं, है ना जी। और यही रहा आज का हमारा ये सारा सवाल, 75 क्वेश्चन आपके सामने, है ना। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो, समझ आया हो। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, सेट के लिए बने रहें हमारे साथ ऊंची उड़ान के साथ। थैंक यू।